हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं बाजार का हल लेके। आइए सबसे पहले देखते हैं कि पिछले हफ्ते बाजार ने कैसा परफॉर्म किया। तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी करीब 600 पॉइंट नीचे जाके क्लोज हुआ और 6.1% का लॉस दिया। वही बैंक निफ्टी करीब 2200 पॉइंट नीचे जाके क्लोज हुआ और करीब 10% का लॉस दिया वीक ऑन वीक। वहीं अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक की बात करें तो करीब एफएनओ के 147 स्टॉक्स में से सिर्फ 12 स्टॉक्स ने 3% से ऊपर का गेन दिया। टॉप वीकली गेनर्स में एनआईटी टेक और रिलायंस रहे। वहीं अगर हम लूजर्स की बात करें तो 147 एफएनओ स्टॉक्स में से करीब 106 ने 3% से ज्यादा का लॉस दिया और 10% से ज्यादा का लॉस देने वाले करीब 37 स्टॉक्स रहे। टॉप वीकली लूजर्स की लिस्ट बहुत लंबी रही, लेकिन उसमें से हम आपका कुछ का नाम बताते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जस्ट डायल, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये स्टॉक्स टॉप के वीकली लूजर्स रहे। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं लगभग सभी सेक्टर्स ने लॉसेस दिए एक्सेप्ट फार्मा। और फार्मा में भी अगर आप देखें तो पिछले वीक के कंपैरिजन में गेन्स थोड़े कम हुए। तो ये डेटा हमें ये बता रहा है कि अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग हो रही है और हमें एक तरीके का यहां पर पैटर्न दिख रहा है कि ज्यादा सेलिंग हमें पीएसयू स्टॉक्स में हो रही है, चाहे वो किसी भी सेक्टर्स में हो। पर मोटा मोटा अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको हर जगह अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग पिछले हफ्ते के डेटा में दिखेगी। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट क्या है कि मई फर्स्ट वीक के डेटा में एफआईआईज नेट बायर बन गए हैं। तो आइए इस ट्विस्टेड ट्विस्ट के बारे में थोड़ी और जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम एफआईआई डीआईआई के डेटा की स्टडी करें, उससे पहले हम इस डेटा के बारे में आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, एफआईआई डीआईआई का डेटा जो पब्लिश होता है ये दो तरीके का होता है। एक होता है प्रोविजनल डेटा और दूसरा होता है सेबी का डेटा। प्रोविजनल डेटा आपको मार्केट क्लोज होने के कुछ घंटे के बाद तक मिल जाता है। करीब 8 बजे तक ये डेटा आपको अवेलेबल हो जाता है। लेकिन जो सेबी का डेटा होता है वो डेटा आने में करीब 36 घंटे तक का डिले होता है। जो प्रोविजनल डेटा होता है जो हमें एंड ऑफ द डे में मिलता है, उस डेटा की रिलायबिलिटी काफी कम होती है, क्योंकि वो एक तरीके का गेस्टिमेट या एक अंदाजा टाइप का होता है। तो इस वजह से अगर आप एफआईआई डीआईआई का डेटा प्रोविजनल वर्सेस सेबी का डेटा को कंपेयर करेंगे तो उसमें आपको काफी डिफरेंस मिलेगा। अब हमें पता नहीं कि इतना डिफरेंस क्यों होता है या इतना लैग क्यों होता है। क्या इसके पीछे कोई वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी है या कोई और रीजन है, ये मैं आपके गेस पे छोड़ देता हूं। तो आइए अब हम पिछले हफ्ते का डेटा देखते हैं, जो प्रोविजनल डेटा है और जो सेबी का डेटा है उसे कंपेयर करते हैं। तो इस डेटा में पहली प्रॉब्लम क्या है, अगर आप देखें तो प्रोविजनल डेटा में 7 तारीख को एफआईआई की बाइंग दिखाई जा रही है और सेबी के डेटा में 6 तारीख को एफआईआई की बाइंग दिखाई जा रही है। वहीं अगर म्यूचुअल फंड का सेबी डेटा देखें तो अभी तक 6 मई के बाद का डेटा अवेलेबल ही नहीं है। यहां पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि सेबी का डेटा ज्यादा रिलायबल होता है, क्योंकि वो एक तरीके की कंप्लायंस रिपोर्टिंग होती है, जबकि जो प्रोविजनल डेटा है वो एक तरीके से जो ब्रोकर एक लूजली एक्सचेंज को रिपोर्ट कर देते हैं उसके बेसिस पर पब्लिश कर दिया जाता है। अब आइए हम निफ्टी का डेटा देखते हैं पिछले हफ्ते का, कि निफ्टी ने डे बाय डे कैसे परफॉर्म किया। तो अगर अब इस डेटा को गौर से देखें तो 6 मई को करीब निफ्टी 0.71% ऊपर था। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो 6 का डेटा है एफआईआई के बाइंग का और म्यूचुअल फंड्स के बाइंग का, वही सही है। लेकिन अगर आप 7th का डेटा देखें तो 7th को निफ्टी के स्टॉक्स में वॉल्यूम करीब करीब डबल था और उस दिन निफ्टी नीचे भी था। तो क्या हम ये मान के चलें कि जो बाइंग 6 को हुई थी वो 7th को एग्जिट कर दी गई? इस बात का आंसर हमें तभी मिलेगा जब हमें 7th का सेबी का डेटा हमारे हाथ में आएगा। तो आइए थोड़ा हम अब एनालिसिस करते हैं कि 6th को जो एफआईआईज और म्यूचुअल फंड जो नेट बायर थे तो उन्होंने कहां बाइंग की। तो 6 मई को ऐसे
सिर्फ 10 स्टॉक्स थे जो 5% से ऊपर क्लोज हुए, जिसमें से एक नाम था NIT टेक जो करीब 19% ऊपर जाके क्लोज हुआ और इसमें काफी हेवी वॉल्यूम में बाइंग हुई। तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि उस FII या म्यूचुअल फंड की बाइंग का एक बड़ा चंक NIT के बाइंग में गया। तो इस सब डिस्कशन का कंक्लूजन ये है कि हालांकि FIIs नेट बायर रहे, लेकिन उन्होंने इंडेक्स के स्टॉक्स में या FNO के स्टॉक्स में कोई बहुत बड़ी खरीदारी नहीं की है, और जो भी उन्होंने खरीदारी अगर की हुई होगी तो वो FNO या निफ्टी के स्टॉक्स के बाहर शायद की होगी, या उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड छोटी छोटी पोजीशंस बनाई होगी शॉर्ट टर्म के लिए। अगर हम FII की फ्यूचर्स डेटा की बात करें तो फ्यूचर्स में वो करीब 2200 करोड़ की शॉर्ट पोजीशंस बनाई हुई है। अप्रैल के महीने में अगर FII की फ्यूचर्स पोजीशन को देखें तो वहां पर वो लॉन्ग थे, जबकि मई में उन्होंने पोजीशन को रिवर्स कर दी। यहां पर यह बात ध्यान देने वाली है कि जो फ्यूचर्स मार्केट की पोजीशंस होती है या डेरिवेटिव मार्केट्स की होती है वो थोड़ी शॉर्ट टर्म की पोजीशन होती है। तो अगर FIIs ने फ्यूचर्स मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस बनाई हुई है तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि वो शॉर्ट टर्म में बेयरिश है। दोस्तों आइए अब थोड़ा हम स्टिमुलस के बारे में बात कर लेते हैं। हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि स्टिमुलस आने के चांसेस हैं और वो शायद मई के फर्स्ट वीक में आ सकता है। मई का पहला हफ्ता निकल गया, अभी तक स्टिमुलस की कोई खबर नहीं आई है। कुछ गवर्नमेंट के सोर्सेस ने ये बताया है कि उस पर काम चल रहा है, लेकिन हमारा ये आकलन है कि गवर्नमेंट एक बड़ा स्टिमुलस देने से हिचक रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उससे उसके खाते में थोड़ा घाटा आ सकता है, जिसकी वजह से इंडिया की क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड हो सकती है। मूडीज ने कुछ टाइम पहले इसके बारे में ऑलरेडी एक वार्निंग इशू की थी कि अगर उन्होंने अपने बजटरी डेफिसिट को कंट्रोल नहीं किया तो वो इंडिया की रेटिंग को डाउनग्रेड कर देंगे। ये एक बहुत बड़ा एक रेपुटेशनल रिस्क होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, तो ये एक शायद कारण हो सकता है कि वो हिचक रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या वो एक छोटा मोटा स्टिमुलस भी नहीं दे सकते? तो देखिए, छोटा मोटा स्टिमुलस उस तरीके से फायदा नहीं देगा। जो नामी गिरामी इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने बोला है कि करीब करीब 10% ऑफ GDP तक का स्टिमुलस गवर्नमेंट को देना चाहिए। इस बारे में शंकर शर्मा ने एक बहुत अच्छी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अगर आपको नहीं पता है तो शंकर शर्मा फर्स्ट ग्लोबल के CEO हैं, एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं और अपनी राय साफ साफ रखने के लिए काफी फेमस हैं। तो उन्होंने एक भोजपुरी कहावत का सहारा लेकर स्टिमुलस के बारे में एक ट्वीट किया और उसमें यह बोला कि ना पैसा ना कौड़ी और बाजार में दौड़ा दौड़ी। जो लोग यूपी या बिहार से आते हैं उनको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। बाकी लोगों के लिए मैं बता दूं, इस कहावत का मतलब यह है कि आपके जेब में पैसा नहीं है और आप बाजार में जाके मार्केट में जाकर दुकान से दुकान घूम रहे हैं। तो इस वक्त जो हमारे गवर्नमेंट की स्थिति है कुछ उसी तरीके की है। गवर्नमेंट के पास ऐसा लगता है कि फंड्स की कमी है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि लॉकडाउन के बावजूद जहां सब कुछ बंद है, आपके स्कूल्स बंद है, कॉलेजेस बंद है, आपके मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, गुरुद्वारा बंद है, चर्च बंद है, लेकिन दारू की दुकान खुली हुई है। दोस्तों, ऑन एन एवरेज 15,000 करोड़ रुपीस स्टेट गवर्नमेंट को दारू के सेल से मिलता है। और जैसा कि आपने सुना कि अल्कोहल के सेल्स पर कोरोना टैक्स लगा दिया गया है, दिल्ली गवर्नमेंट ने करीब 70% टैक्स लगा दिया है, उसके बावजूद भी लोग खरीद रहे हैं और सेल में कोई कमी नहीं हुई है। तो देखिए, देश के हालात ऐसे हैं कि जिन बेवड़ों को हम गालियां देते थे, ह्यूमिलेट करते थे, आज वही हमारे इकोनॉमी के पिलर बने हुए हैं और वो छाती ठोक के कह रहे हैं कि हम देश के लिए अपनी किडनी और लीवर खराब करते हैं। तो आइए थोड़ा अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि बाजार यहां से कहां जाएगा। दोस्तों, स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं निफ्टी का प्राइस मूवमेंट इन कंपैरिजन विद पुट कॉल रेशियो एंड फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट। यहां पर अगर आप देखें तो हमने जो पुट कॉल रेशियो है वो 14 मई के एक्सपायरी का भी लिया है और मंथली एक्सपायरी का भी लिया है। अगर यहां पर आप देखें
तो निफ्टी का ट्रेंड नीचे की तरफ है और साथ में पुट कॉल रेशियो भी नीचे की तरफ जा रहा है। जो ऑप्शंस के जानकार हैं उन्हें पता होगा कि जब पुट कॉल रेशियो ऊपर जाता है तो वो एक तरीके का बुलिश इंडिकेटर होता है, और जब वो नीचे जाता है तो एक तरीके का वो बियरिश इंडिकेटर होता है। साथ में अगर आप देखें तो फ्यूचर्स के ओपन इंटरेस्ट में भी एक तरीके की अनवाइंडिंग हमें दिख रही है, जिसे हम लॉन्ग अनवाइंडिंग कहते हैं। तो मोटा मोटा डेटा को ये देख के लग रहा है कि डेटा बेरिश है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का। हालांकि जो बियरिशनेस है वो एक तरीके से फ्लैटन हो रही है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिर रही है। साथ में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से सभी सेक्टर्स में सेलिंग हो रही है, काफी स्टॉक्स ने नेगेटिव क्लोजिंग दिखाई है। तो इन सब डेटा पॉइंट्स को स्टडी करके हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि ये एक तरीके का ओवरसोल्ड इंडिकेटर है। बाजार एक तरीके से ओवरसोल्ड लेवल पर अभी दिख रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि हमें शॉर्ट टर्म में यहां से एक बाउंस दिख सकता है, और वो बाउंस हमें 9640 तक ले जा सकता है। ये वो आइडियल पॉइंट है जहां से हम निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप नेकेड शॉर्टिंग करते हैं, मान लीजिए आप फ्यूचर से पोजीशन बनाते हैं या सिर्फ पुट खरीद लेते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका स्टॉप लॉस कभी भी हिट कर सकता है, क्योंकि किसी भी दिन आप देखेंगे कि सवेरे उठे आप और SGX 300 पॉइंट ऊपर है और आपको ना चाहते हुए अपनी पोजीशन को कट करना पड़ेगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप ऑप्शन स्ट्रेटजी में पोजीशंस बनाएं, और ऐसे मौकों के लिए बेयर कॉल स्प्रेड और बेयर पुट स्प्रेड आइडियल स्ट्रेटजीज होती हैं। आप इन स्ट्रेटजीज को यूज कर सकते हैं। इनको बनाना बहुत सिंपल होता है। आपको एक ऑप्शन को बाय करना होता है और एक ऑप्शन को सेल करना होता है। अगर आप चाहें तो ये स्ट्रेटजीज आप हमारे ऐप कॉल एंड पुट एनालाइजर में भी पा सकते हैं, और उसमें काफी स्ट्रेटजीज आपको ऐसी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। आप चाहें तो उन्हें इवैल्यूएट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम निफ्टी के मीडियम टर्म ट्रेंड की बात करें तो हमने आपसे पहले भी शेयर किया है कि हमारा जून 30 तक 7700 का टारगेट है निफ्टी का, और हमारा ये आकलन है कि बाजार तेजी से तब तक नहीं गिरेगा जब तक स्टिमुलस की अनाउंसमेंट नहीं हो जाती। ये अनाउंसमेंट पिछले हफ्ते हो जानी थी, जो कि नहीं हुई है। मुझे लगता है कि बाजार इस हफ्ते को देखेगा कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या पॉइंटर्स आ रहे हैं, और अगर इस हफ्ते तक वो अनाउंसमेंट्स नहीं हुई तो मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते से बाजार के गिरने की रफ्तार बढ़ेगी और हम अपने टारगेट की तरफ बढ़ चलेंगे। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो पे।